हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री होती ज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है कल्टीवेशन ऑफ रागी। इससे पहले मैंने रागी का एक और क्लास अपलोड किया है। आज के क्लास में हम रागी के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ दिया जाता है। ओके, रागी क्या है? रागी एक पोषक युक्त प्राचीन अनाज है और इसे मडुआ भी कहते हैं। रागी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और इसमें उच्च फाइबर सामग्री भी पाई जाती है। रागी हड्डियों को मजबूत बनाता है और पाचन में सहायक है। रागी से रोटी, इडली, दलिया और माल्टा आदि सामग्री बनाई जाती है। रागी में पोषण। पहला, रागी की पहचान। रागी में ताजे हरे रंग की उंगली जैसी बालियां पाई जाती है। रागी छोटे घने दानेदार गुच्छे के रूप में पाया जाता है। रागी में भरपूर मात्रा में पोषण प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। दूसरा, स्वास्थ्य लाभ। रागी से पाचन में सुधार होता है। रागी मधुमेह रोग के प्रबंधन में सहायक है। रागी दिल के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। तीसरा, पोषण प्रोफाइल। रागी फाइबर का उत्कृष्ट स्रोत है। रागी में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह हड्डियों के लिए आवश्यक है। रागी में आयरन और प्रोटीन पाया जाता है। रागी में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन भी पाया जाता है। रागी पहाड़ी क्षेत्रों में मानसून की मुख्य अनाज फसल है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में शुष्क भूमि की फसल के रूप में उगाई जाती है। रागी भारत के कुल लघु बाजरा उत्पादन में लगभग 40% का योगदान करती है, जो लगभग 3.2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। रागी को दक्षिण भारत की ग्रामीण आबादी द्वारा मुख्य रूप से इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले पौष्टिक भोजन के लिए पसंद किया जाता है। रागी के विभिन्न उपयोग एवं लाभ। यह अनाज और चारा दोनों के लिए उगाया जाता है। उत्तरी पहाड़ियों में अनाज का सेवन मुख्य रूप से चपाती और हलवे के रूप में किया जाता है। दक्षिण भारत में अनाज का उपयोग केक, मिठाई आदि जैसी कई तैयारियों के लिए किया जाता है। अंकुरित अनाज को माल्टा करके पशुओं को खिलाया जाता है। यह गर्भवती महिलाओं के लिए भी अच्छा है। यह विभिन्न आयु वर्ग के वयस्कों के लिए एक पौष्टिक भोजन है। यह मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अच्छा है। इसका हरा भूसा साइलेज बनाने के लिए उपयोग होता है, जिससे मीठी महक आती है और मवेशी बिना किसी बर्बादी के खाते हैं। इसमें विटामिन ए और बी के अलावा फास्फोरस भी कम मात्रा में पाया जाता है। अनाज पोषण की दृष्टि से रागी सबसे समृद्ध है और कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। रागी में पोषण की स्थिति। रागी में प्रोटीन 9.2%, फैट 1.29%, कार्बोहाइड्रेट्स 76.32%, मिनरल्स 2.24%, ऐश 3.90%, कैल्शियम 0.33% पाया जाता है। रागी का उत्पत्ति। भारत में रागी का कल्टीवेशन 1.138 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाता है और उत्पादन 1.821 मिलियन टन होता है। उत्पादकता 1601 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। तेलंगाना में 920 हेक्टेयर क्षेत्र में रागी का कल्टीवेशन किया जाता है और उत्पादन 514 टन होता है और उत्पादकता 959 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। ओके। अनुकूलन। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है और इसे समुद्र तल से 2100 मीटर की ऊंचाई तक पहाड़ी ढलानों और मैदानी इलाकों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। यह एक कठोर फसल है। यह 500 से 1000 मिलीमीटर के बीच वार्षिक औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे अच्छी तरह से जल निकासी वाली मिट्टी पर प्रत्यारोपित फसल के रूप में उगाया जा सकता है। इसे वर्षा आधारित और सिंचित दोनों स्थितियों में उगाया जा सकता है। मृदा। यह बहुत खराब से लेकर बहुत उपजाऊ मिट्टी तक की
एक विस्तृत विविधता वाली मिट्टी पर उगाया जा सकता है। क्ले मिट्टी, भारी काली कपास मिट्टी, कंटीली और पथरीली मिट्टी जिसमें खराब उर्वरता और खराब जल निकासी हो, कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त नहीं है। यह अन्य अनाजों की तुलना में लवण को बेहतर ढंग से सहन कर सकता है। भूमि की तैयारी। पिछली फसल की कटाई के तुरंत बाद मोल्ड बोर्ड हल से पहली जुताई की जानी चाहिए। मानसून की शुरुआत के साथ खेत की स्थानीय हल से 2 से 3 बार जुताई की जानी चाहिए और अंत में जमीन को समतल किया जाना चाहिए। बीज और बुआई। रागी की बुआई ब्रॉडकास्टिंग, ड्रिलिंग, फरो और ट्रांसप्लांटिंग मेथड के द्वारा किया जाता है। पहला, ब्रॉडकास्टिंग मेथड। इस विधि का उपयोग आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में किया जाता है। इस विधि में 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड का उपयोग किया जाता है। दूसरा, ड्रिलिंग मेथड। इस विधि में सीड ड्रिल के द्वारा 3 से 4 सेंटीमीटर गहरी बुआई की जाती है। इस विधि का उपयोग रायलसीमा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में किया जाता है। उथली नालियों में बुआई। इस विधि का उपयोग कर्नाटका में किया जाता है। चौथा, ट्रांसप्लांटिंग मेथड। इस विधि में बीज नर्सरी में उगाए जाते हैं और 20 दिनों के बाद पौधे मुख्य खेत में रोपने के लिए तैयार हो जाते हैं। रागी में बीज दर 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। दूरी 15 × 15 सेंटीमीटर। लंबी अवधि की किस्मों के लिए 15 × 10 सेंटीमीटर। लघु अवधि की किस्मों के लिए। बीज उपचार। बीज शोधन से अंकुरण, मजबूती और कीट प्रतिरोधी की क्षमता बढ़ सकती है। बीज को गौमूत्र, जीवामृत, पंचगव्य, बायोफर्टिलाइजर और अमृत पानी के साथ उपचारित किया जा सकता है। खाद्य और उर्वरक। FIM 10 टन प्रति हेक्टेयर बुआई से पहले दिया जाता है। नाइट्रोजन 3 स्टेप में 40-40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दिया जाता है और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। मुख्य क्षेत्र के लिए FIM 10 टन प्रति हेक्टेयर दिया जाता है और बुआई से पहले नाइट्रोजन 3 स्टेप में 60-30-30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दिया जाता है और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा प्रति हेक्टेयर प्रोवाइड की जाती है। नाइट्रोजन को 2 किस्तों में दिया जाता है। रोपाई के समय नाइट्रोजन की आधी खुराक और फास्फोरस और पोटास की पूरी खुराक दी जाती है। नाइट्रोजन की शेष खुराक 23 दिनों के बाद दी जाती है। जैविक खेती में उर्वरक का प्रयोग निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। मृदा में मौजूद पोषक तत्वों पर, बारिश से प्राप्त पोषक तत्वों पर, मृदा उर्वरक के ऊपरी स्तर पर, मृदा सतह के ऊपर सूक्ष्मजीवों जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस सेल्युबलाइजर बैक्टीरिया, पोटास सेल्युबलाइजर बैक्टीरिया पर निर्भर करता है। फसलों पर छिड़काव किए गए पोषक तत्वों पर निर्भर करता है। अंतिम जुताई में 10 टन प्रति एकड़ पशु खाद की उपलब्धता पर निर्भर करता है। हर 15 दिनों में एक बार तरल जीवामृत का छिड़काव करें। फसल के मौसम के समय 2 या 3 बार 3% पंचगव्य का छिड़काव करें। प्रति एकड़ 200 किलोग्राम घना जीवामृत का 2 या 3 बार छिड़काव करें। सिंचाई अर्थात इरिगेशन। खरीफ के दौरान बोई गई रागी को आमतौर पर किसी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। फलने और अनाज बनने के चरणों में पर्याप्त नमी प्रदान की जानी चाहिए। यह जल भराव की स्थिति को सहन नहीं कर सकता है, इसलिए जल निकास की सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। अंकुरों को स्थापित होने के बाद 1 सप्ताह या 10 दिनों के लिए सिंचाई रोक दी जानी चाहिए। यह अंकुरों को सख्त होने और स्वस्थ विकास के लिए मदद करता है।